आइए हम लोग बात करेंगे न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशन इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरीज में हमारे क्या क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है। सबसे पहली बात कि औरंगजेब के डेथ के बाद से ही आपका मुगल जो एम्पायर था उसका डिक्लाइनेशन स्टार्ट होता, मुगल साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो जाता, क्योंकि औरंगजेब की कुछ नीतियां ऐसी थी जिन्होंने पूरे के पूरे मुगल साम्राज्य के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। जैसे कि अकबर की जो नीतियां थी, राजपूत पॉलिसी थी, जहांगीर की भी उन्होंने राजपूत पॉलिसी के ऊपर थोड़ा सा भी छेड़छाड़ नहीं किया था, लेकिन औरंगजेब की जो कट्टर नीतियां थी, धर्मांध टाइप की जो प्रकृति थी, उसकी वजह से जो है मुगल साम्राज्य की जो नींव थी वो हिल गई थी। और आपके जो मराठा का साम्राज्य का उदय होना स्टार्ट हुआ था, जो डेक्कन में, दक्षिण में, महाराष्ट्र साइड में जो आपका मराठा शक्ति का उदय हुआ था, उसने भी कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य की चूल्हे हिला दी थी। मुगल साम्राज्य धीरे धीरे डिक्लाइनेशन में जाता है। तो औरंगजेब की डेथ के बाद से हमारे जितने भी शासक आते हैं वो हमारे लेटर मुगल पीरियड में आते हैं। जो भी मुगल शासक आते हैं औरंगजेब के बाद वो लेटर मुगल पीरियड में आते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था बहादुर शाह 1707 में वह शासक बनता है, मुगल शासक बनता है, लेकिन वो एक लंबे युद्ध से बनता है। वहां पे औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही वहां पे उत्तराधिकारी युद्ध स्टार्ट हो गया था कि कौन नया मुगल बादशाह बनेगा। और इसको लेके युद्ध के कारण मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति और राजनैतिक स्थिति ये दोनों ही तरह से कमजोर हो गया था। और फिर हम ये देखते हैं कि जो पंजाब में हमारे सिख जो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ बनाया था, उससे भी एक नया नाम उभर के आ रहा था, बंदा बहादुर। उन्होंने भी सिखों को एक तरह से सैन्य शक्ति बना दिया, मिलिट्री पावर बना दिया। तो वो भी कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य को एक प्रकार से चुनौती दे रहे थे। तो हमें ये देखने को मिलता है कि इसके औरंगजेब की डेथ के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद से मुगल साम्राज्य धीरे धीरे आपका पतन होना स्टार्ट हो गया था। दक्षिण में मराठा और अगर पंजाब में देखा जाए तो सिख सिख एक सैन्य शक्ति के प्रसार से वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा। फिर आप देखेंगे जहादर शाह। जहादर शाह के शासन से ही हमारा मुगल साम्राज्य में सैयद बंधुओं का प्रभाव देखने को मिलता है। ये दो भाई थे और ये दोनों भाई जो है वो मुगल साम्राज्य के किंग मेकर के तौर पे ज्यादा फेमस हो गए थे। ये कभी किसी को राजा बना देते, फिर इसके बाद किसी को राजा बना देते, तो इन्हें किंग मेकर कहा जाता था। मुगल साम्राज्य में ये किंग मेकर थे। जहादर शाह के बाद हमें देखने को मिलता है फर्रुख सियर का। फर्रुख सियर के समय ही बंदा बहादुर को पकड़कर उसे टॉर्चर करके मार दिया गया था। और यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि इस समय ही कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में अपना एक प्रभुत्व स्थापित कर रही थी फर्रुख सियर के समय से ही। और इसके बाद से आपको देखने को मिलता है मोहम्मद शाह। जैसे ही फर्रुख सियर की मृत्यु हो जाती, क्योंकि वो सैयद बंधुओं की बात मानने से मना करते थे, तो सैयद बंधुओं ने जहादर शाह को भी हटाया था और फर्रुख सियर को भी हटाया था। तो मोहम्मद शाह के समय से ही हमें ये देखने को मिलता है कि सैयद बंधुओं का प्रभुत्व जो था वो धीरे धीरे खत्म हो गया और मोहम्मद शाह ने अपने निजामुल उल मुल्क और कुछ दरबारियों के सहयोग से सैयद बंधुओं को हटा दिया था। तो मोहम्मद शाह के बारे में कहा जाता है कि यह बहुत ही विलासी प्रवृत्ति का था, लग्जीरियस टाइप का था, इसीलिए इसे रंगीला भी कहा जाता था। क्योंकि इसके शासन में ज्यादा रुचि न होने के कारण मोहम्मद शाह के समय ही आपका धीरे धीरे न्यू स्टेट्स बनने स्टार्ट हो गए। जैसे बंगाल में भी न्यू स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ, अवध में भी न्यू स्टेट का फॉर्मेशन हुआ और हैदराबाद स्टेट में भी न्यू स्टेट्स की इमरजेंस हुई। तो हमें ये देखने को मिलता है कि मोहम्मद शाह के समय से ही पूरा मुगल साम्राज्य जो था वो छिन्न भिन्न हो जाता है। और इस तरह से हमें न्यू स्टेट फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। आइए हम देखते हैं मोहम्मद शाह जो थे उनका जो रीजन था, जो शासन काल का समय था, 1719 से लेके 1748 तक था, 1719 से लेके 1748 तक। और इसे इनकी विलासता पूर्ण जीवन के लिए, लग्जीरियस लाइफ के लिए इन्हें रंगीला नाम से भी जाना जाता था। अब इसमें देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट जो हमारे इवेंट्स थे वो कौन कौन से थे। नादिर शाह का इन्वेजन हुआ था 1739 में, ठीक है। जब आप लोग जानते हैं नादिर शाह स्पेशली अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते थे, उधर के मध्य पूर्व से आपके ताल्लुक रखते थे। उन्होंने इन्वेजन किया था 1739 में। और इस समय मोहम्मद शाह के समय मुगल जो साम्राज्य था, मुगल एम्पायर जो था वो काफी डिक्लाइनेशन में आ गया था, काफी छटक गया था। और यहाँ पे देखेंगे बंगाल। बंगाल में उन्होंने न्यू स्टेट बनाए। मुर्शिद कुली खान नामक एक सरदार थे, नाइट्स थे, नोबेल्स थे, जिन्होंने एक नया स्टेट बनाया बंगाल का। और दूसरा हम देखेंगे अवध। अवध में एक नया स्टेट बना। बुरहान उल मुल्क सादत खान ने एक मुगल साम्राज्य से अलग ही, मुगल साम्राज्य के अंदर ही
उन्होंने एक नया स्टेट बना लिया जिसकी ऑटोनोमस उनके प्रॉपर्टीज थी, ऑटोनोमस पैरामीटर्स में थे। तीसरा देखेंगे हैदराबाद, अवध में भी एक नया स्टेट बना और उस नए स्टेट की स्थापना की थी बुरहान उल मुल्क सादत खान ने भी एक नया स्टेट बनाया और उसकी राजधानी उन्होंने फैजाबाद रखी, फिर बाद में उन्होंने लखनऊ ट्रांसफर कर दिया। फिर हम तीसरा देखेंगे हैदराबाद स्टेट। हैदराबाद स्टेट आपकी निजामुल उल मुल्क आसफ जहां ने बनाई, इसीलिए हम हैदराबाद की निजाम के तौर पे ये फेमस हुई। इनकी जो लेटर डायनेस्टीज हैं वो निजाम शाही के तौर पे फेमस हुई। अगर हम अवध की बात करें तो ये भी हमारे लखनवी तहजीब नवाब जो थे वो हमारे इन्हीं के डायनेस्टीज के लोग फेमस हुए, लखनऊ के नवाब के नाम से फेमस हुए। पहले फैजाबाद में थे, फिर बाद में लखनऊ हुई। अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में पहले मुर्शिद कुली खान बने, फिर इसके बाद अलीवर्दी खान, फिर इसके बाद इसके जो लास्ट जो नवाब थे बंगाल के वो थे हमारे सिराजुद्दौला, जो जिन्हें हमें बैटल ऑफ प्लासी में इनका वर्णन मिलता है कि बैटल ऑफ प्लासी में कैसे रॉबर्ट क्लाइव ने इन्हें हरा दिया था। फिर इसके बाद 70-60 के बाद आपका बैटल ऑफ बक्सर में भी देखने को मिलता है कि कैसे सारी चीजें हुई थी, बंगाल के लिए ही लड़ाई हुई थी। और बंगाल जो था वो बहुत ही प्रॉस्पेरस आपका स्टेट था और इसी स्टेट को कैप्चर करके इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो पूरे भारत को डोमिनेट करती है, फिर इस तरह वो ब्रिटिश कॉलोनी बन जाता है। तो आप इसके इसके जो सीड जो थे वो आपके मुगल एम्पायर के डिक्लाइनेशन के समय ही पड़ गए थे और ये 3 स्टेट जो थे वो मेजर इंपॉर्टेंस रखते हैं।